सादर प्रणाम सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम बैक टू दिस सेशन। तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी आप सभी पार्टिसिपेंट्स का नेशनल रिसर्च ऑनलाइन वर्कशॉप रिसर्च मेथोडोलॉजी 17 अप्रैल सन 2021 that is organized by Department of Sociology and Internal Quality Assurance Cell, Government College, तमिया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, in technical collaboration with the Global Association of Social Sciences. Myself, Dr. Shabnam Siddiqui, working as Associate Professor at the world's largest residential university, Banasli Vidyapeeth. अब मैं आज का जो सेशन एड्रेस करने का जो मुझे सुअवसर मिला है उसकी शुरुआत करने की आप लोगों से अनुमति चाहती हूँ। जब आप अपने बच्चे के लिए उत्पादों और सेवाओं का मूल्यांकन करते हैं तो आप उनकी प्रभावशीलता के बारे में शोध कर सकते हैं। अविश्वसनीय अनुसंधानों से मान्य अनुसंधान को अलग करना सीखें। एक संबंधित माता पिता के रूप में आप उन मुद्दों के बारे में पढ़ते हैं जो आपके बच्चों को प्रभावित करते हैं। यदि आपके बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है तो संभवतः आपको मीडिया और इंटरनेट पर कई शोध अध्ययन देखने को मिलते हैं। ऐसी जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए यह समझना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि अच्छी तरह से स्थापित अनुसंधान क्या है और क्या नहीं है। मान्य अनुसंधान एक मानक वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करता है और इसमें विशिष्ट सामग्री होती है। शोध एक कहानी को बताता है। आपका शोध एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ एक कहानी है, अन्यथा आप पांडुलिपि नहीं लिख रहे होते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने मन में स्पष्ट कहानी के बारे में स्पष्टता रखें। इसके बिना स्पष्ट रूप से लिखना असंभव है। काल्पनिक क्रम में केवल प्रयोगों और परिणामों को प्रस्तुत ना करें। इसके बजाय विचार करें कि जानकारी का प्रत्येक टुकड़ा अनफोल्डिंग कहानी के साथ कैसे फिट बैठ सकता है। अपने आप से पूछें कि अनुसंधान क्यों महत्वपूर्ण है और स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों के साथ साझा करें। एक अच्छी तकनीक यह है कि आप अपनी शोध कहानी कैसे आपके परिणामों को कुछ ऐसा बना सकती है कि लोग अपने पड़ोसियों के साथ डिनर पार्टी में साझा करने के लिए उत्साहित और प्रेरित हो सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वर्कशॉप रिसर्च मेथोडोलॉजी के वर्कशॉप में मैं डिफरेंट जो विषय वस्तु होते हैं किसी भी रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर को लिखने के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, आप सभी अवगत हैं इस बारे में, बट फिर भी एक बहुत ही ब्रीफ में मैं आप लोगों के सामने ये छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रही हूँ। अनुसंधान प्रस्ताव के घटक। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अनुसंधान प्रस्तावों के लिए कोई एक
निश्चित प्रारूप नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर शोध परियोजना अलग अलग होती है, विभिन्न विषयों पर विभिन्न डाटा एजेंसियों द्वारा और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सभी के विभिन्न विभिन्न रूप और आवश्यकताएं हैं। हालांकि कई प्रमुख घटक हैं जिन्हें हर शोध प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए। तो उन्हीं कॉमन घटकों के बारे में आज हम विचार विमर्श करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक परियोजना प्रस्ताव शीर्षकों के साथ। एक परियोजना प्रस्ताव को निम्नलिखित शीर्षकों के तहत संरचित किया जा सकता है, जैसे पहला कार्यकारी सारांश या सार जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, अध्ययन का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, अध्ययन का महत्व सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, समस्या कथन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इसे हम कह सकते हैं, अध्ययन की साहित्य समीक्षा या पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है, रीजंस क्या है इस अध्ययन को करने का। अगला जो घटक हो सकता है वो अध्ययन के लाभ, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ दिस स्टडी, अनुसंधान उद्देश्य और परिकल्पना, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपने क्या क्या हाइपोथेसिस और एजम्पशंस लिए हैं, कार्य प्रणाली प्रोसीजर प्रोसेस, कार्य योजना आपकी क्या योजनाएं हैं, कैसे आपको चरणबद्ध तरीकों से इसे अपने इस अनुसंधान को पूरा करने की विचार विमर्श में हैं आप लोग, बजट और परियोजना प्रबंधन। ये कुछ घटक हैं जो किसी भी परियोजना में सम्मिलित किए जाते हैं एक आम तौर पे। अनुसंधान प्रस्ताव के विकास में कदम यानी कि स्टेप्स क्या क्या हैं, ये एक टेबुलर फॉर्म में कुछ मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की आप सभी के समक्ष। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सही लगेगा मेरा प्रेजेंटेशन। पहला प्रश्न ये है कि समस्या क्या है और इसका अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है और इसकी ज़रूरत क्यों है, हम इस स्टडी को इस रिसर्च या अनुसंधान को हम क्यों करना चाहते हैं। इसमें हम क्या क्या स्टेप्स कंसिडर करेंगे, समस्या का चयन करेंगे, समस्या का विश्लेषण करेंगे और समस्या को बताएंगे। प्रत्येक चरण के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से लेंगे, जैसे पहला चरण है समस्या का चयन करेंगे, तो इसके लिए हमारी पहली स्टेप क्या होगी, हम समस्या की पहचान करेंगे, समस्या का विश्लेषण करेंगे यानी कि समस्याओं को प्राथमिकता देंगे, समस्या बताएंगे, समस्या विश्लेषण और समस्या का औचित्य। दूसरा प्रश्न जो सामने आता है, क्या जानकारी पहले से उपलब्ध है, जिस भी विषय वस्तु में आप अनुसंधान करने की सोच रहे हैं उस विषय वस्तु से रिलेटेड क्या उससे पहले अनुसंधान हो चुका है। इसके लिए हम क्या स्टेप्स उठाएंगे, समीक्षा साहित्य क्या है, लिटरेचर रिव्यू, साहित्य और अन्य संबंधी उपलब्ध जो जानकारी उसको हम एकत्रित करेंगे। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, हम क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं, जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं या अनुसंधान करने जा रहे हैं, जो हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, इस स्टडी को करने के लिए हम क्या रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई अनुसंधान करते हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस कि वो काम उससे पहले नहीं हुआ होगा। किसी भी काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसमें हम अपना अनुसंधान शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, निर्धारित लक्ष्य हमारे क्या हैं और परिकल्पना को तैयार करना।
सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, परिकल्पना और शोध प्रश्न हमारे क्या क्या हो सकते हैं। इन सब बिंदुओं पे हम विचार विमर्श करेंगे जब हम किसी भी अनुसंधान का प्रस्ताव सामने रखते हैं। यस, और कुछ प्रश्न है जिस पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें अपने अनुसंधान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से अतिरिक्त डाटा की आवश्यकता है और ये जानकारी हम कैसे एकत्रित करेंगे। इसमें स्टेप्स कौन कौन से होंगे? अनुसंधान पद्धति पर निर्णय लेना होगा हमें, और इसमें कौन कौन से चरण हमें, महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हमें शामिल करने पड़ेंगे। अध्ययन के प्रकार, डाटा संग्रह, जो डाटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे, कौन कौन से सैंपल साइज होंगे, क्या सैंपलिंग होगी हमारी, डाटा संग्रह की योजना, डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे, उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, उसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा, नैतिक विचार, पूर्व परीक्षण या पायलट अध्ययन। अगला प्रश्न है कौन क्या करेगा और कब करेगा। इसके लिए हमें अपनी कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। कार्य योजना तैयार करने के लिए हमें मानव संसाधन, लोगों की और समय सारणी की जरूरत पड़ सकती है। अगला प्रश्न, अध्ययन करने के लिए हमें किन संसाधनों की आवश्यकता है और हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं। इसके लिए इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें बजट तैयार करना पड़ेगा, और बजट तैयार करने के लिए हमारी सामग्री, समर्थन और उपकरण और पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न, परियोजना का संचालन कैसे किया जाएगा, परिणामों का उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए हमें परियोजना प्रबंधन और परिणामों के उपयोग की योजना पर विचार विमर्श करना चाहिए। कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? प्रबंधन, निगरानी, संभावित उपयोगकर्ता की पहचान। तो ये कुछ बेसिक्स प्रश्न है जिसमें हमें क्या क्या स्टेप्स उठानी है और उसके क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं। इस पे अगर हम फोकस कर लेंगे तो हमें शायद अपना जो प्रस्ताव हो उसको और अच्छी तरह लिखने में सुविधा प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं वो है कार्यकारी सारांश, जिसे हम एग्जीक्यूटिव समरी भी कहते हैं। प्रस्ताव का ये जो हमारा अनुसंधान का प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, ये एक बहुत ही ये हिस्सा जो है एग्जीक्यूटिव समरी या कार्यकारी सारांश, ये पूरे दस्तावेज का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। यद्यपि ये आमतौर पर प्रस्ताव के पहले खंड के रूप में प्रकट होता है, लेकिन ये तब तक नहीं लिखा जाता जब तक कि अन्य सभी अनुभाग पूरे नहीं हो जाते। यस, क्वाइट ऑब्वियस कि जब हम पूरा अपना रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर लिख लेते हैं उसके बाद ही हम इसको एग्जीक्यूटिव समरी को हम लिखने की कोशिश करते हैं, या इसकी पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब हम पूरा अपना रिसर्च कैरी आउट कर लेते हैं, सारे रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स वगैरह हमारे पास सामने आ चुकी होती है। विशेष रूप से ये सभी प्रमुख सूचनाओं को सारांशित करता है और पाठक को ये समझाने के लिए डिजाइन किया गया एक बिक्री दस्तावेज है कि प्रस्तावित अध्ययन को समर्थन के लिए माना जाना चाहिए। कार्यकारी सारांश में अध्ययन को बहुत संक्षिप्त तरीके से निष्पादित करने के सभी चरणों को शामिल किया जाना चाहिए। आमतौर पर एक कार्यकारी सारांश कैसा होगा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। संभवतः मुख्य रिपोर्ट की लंबाई का 5 से 10% या उससे अधिक हो। लक्षित दर्शकों के लिए उपयुक्त भाषा में लिखा जाए। लघु और संक्षिप्त पैराग्राफ से मिलकर यह बनाया तैयार होता है कार्यकारी सारांश। मुख्य रिपोर्ट के समान क्रम में लिखा जाना चाहिए। केवल मुख्य रिपोर्ट में मौजूद सामग्री शामिल होनी चाहिए और समस्या का संक्षिप्त विवरण इसमें दिया जाना जरूरी होता है। उद्देश्यों का विवरण हो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा पर्पस क्या था स्टडी का, अपेक्षित प्रभाव होते हैं,
विधियों का पालन करना चाहिए। एक निष्कर्ष कंक्लूजन भी इसमें हमें शामिल करना चाहिए। सजेशन, जिसे हम सिफारिश बोलते हैं, सजेशंस और रिकमेंडेशंस भी हमें इसमें लिखना बहुत आवश्यक है। एक औचित्य प्रदान करते हैं, एक बेस, एक फाउंडेशन ले डाउन होता है। मुख्य रिपोर्ट से अलग पढ़ा जा सकता है। कभी कभी एक से अधिक दस्तावेजों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला जो घटक है वो अध्ययन का महत्व। समस्या को देखने के लिए महत्व खंड का एक परिप्रेक्ष्य बनाना चाहिए। ये इंगित करना चाहिए कि आपका अध्ययन बड़े मुद्दों से कैसे संबंधित है और अपने अध्ययन के कारणों को सही ठहराने के लिए प्रेरक तर्क का उपयोग कर सकते हैं। ये उद्देश्य को आगे बढ़ाने लायक बनाता है। अध्ययन का महत्व इस तरह के सवालों का जवाब देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन से सवालों का जवाब हमें इससे मिल पाता है। देखते हैं आगे कौन से सवाल इसमें सम्मिलित किए गए हैं कि आपका अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपका अध्ययन किया जाए तो क्या लाभ होगा। ये कुछ प्रश्न हैं जिसके हमें उत्तर मिलते हैं अध्ययन के महत्व के घटक के अंदर। समस्या कथन। समस्या के एक स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित बयान को अनुसंधान प्रस्ताव के विकास की नींव माना जाता है। यह शोधकर्ता को व्यवस्थित रूप से बताने में सक्षम बनाता है कि समस्या पर प्रस्तावित शोध क्यों किया जाना चाहिए और अध्ययन के निष्कर्षों से उसे क्या उम्मीद है। कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी, एक समस्या अच्छी तरह से परिभाषित समस्या का आधा हल है। वेल बिगन इज हाफ डन। इस कहावत को हमें याद रखना चाहिए। ये जोर देता है कि समस्या का एक अच्छी तरह से परिभाषित बयान शोधकर्ता का नेतृत्व करेगा। अनुसंधान उद्देश्यों को तैयार करना। समस्या की पृष्ठभूमि को समझने के लिए एक गैर शोध समस्या से एक शोध समस्या को अलग करता है। अनुसंधान प्रश्नों और परिकल्पनाओं को बनाने के लिए उपयोगी है। मुख्य चर को पहचानने और परिभाषित करने के लिए सहायक है। विश्लेषण के एक वैचारिक ढांचे का निर्माण करना और एक उचित शोध पद्धति का चयन करने के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। समस्या कथन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस विषय वस्तु को, आप जिस समस्या को हल करने का लक्ष्य रखते हैं वो क्या है और इसकी जांच क्यों जरूरी है। समस्या कथन आपके नियोजित अनुसंधान के विषय का सारांश है और आपके क्षेत्र में आपके शोध का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी समीक्षा की जाती है। ये एक समस्या की पहचान है। समस्या को प्राथमिकता देना चाहिए। विश्लेषण और इस तरह के सवालों के जवाब में समस्या का औचित्य साबित करता है, जैसे समस्या क्या है और इसका अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। सभी तर्कों को इकट्ठा करें और उन्हें उनके महत्व के पाठक को समझाने के लिए एक तार्किक अनुक्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपने तर्क प्रस्तुत करने में हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है। निर्णय लें कि कौन से तथ्य या आंकड़े अध्ययन का सबसे अच्छा समर्थन करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया डाटा अपडेटेड हो और सटीक हो। अतिरंजना और अत्यधिक भावात्मक अपील से बचें।
निर्धारित करें कि क्या आवश्यकता को तीव्र रूप में प्रस्तुत करना उचित है। अब हम इस समस्या के विवरण में शामिल किए जाने वाली सूचनाओं के प्रकारों की गणना करना चाहते हैं। अगला विषय जो वस्तु है वो समस्या कथन की सामग्री। इसमें हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण, और शोध के लिए समस्या के प्रासंगिक मैक्रो स्तर पर मुद्दे का अवलोकन, समस्या के प्रकृति का संक्षिप्त विवरण, क्या है और क्या होना चाहिए के बीच की विसंगति, और इसकी आकार, वितरण और गंभीरता जो प्रभावित है, जहां, कब और क्यों, कैसे। प्रमुख कारकों का विश्लेषण जो समस्या को प्रभावित कर सकता है और एक ठोस तर्क है कि उपलब्ध ज्ञान इसे हल करने के लिए अपर्याप्त है। समस्या को हल करने के लिए अतीत में किसी भी प्रयास का एक संक्षिप्त विवरण, इसके परिणाम और आगे की शोध की आवश्यकता क्यों है। अध्ययन के परिणाम की जानकारी और प्रकार का विवरण और समस्या को हल करने में मदद करने के लिए इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है समस्या का औचित्य। एक बार जब समस्या की स्थिति की पहचान हो गई और स्पष्ट रूप से कहा गया है तो समस्या के महत्व को सही ठहराना महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुसंधान अक्सर महंगा और समय लेने वाला होता है। इसमें हमें अपने पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार शोध विषय का औचित्य किसी भी प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अध्ययन की समस्या क्यों महत्वपूर्ण है, वर्तमान ब्याज और समय पर इसकी एक की समस्या है, क्या समस्या के बारे में अधिक जानकारी के व्यवहारिक अनुप्रयोग होंगे, समस्या कितनी बड़ी और व्यापक है। समस्याओं से प्रभावित जनसंख्या कितनी बड़ी है, सैंपल साइज वगैरह, सैंपलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ये समस्या कितनी महत्वपूर्ण, प्रभावशाली या लोकप्रिय है, क्या यह अध्ययन मौजूदा ज्ञान को पर्याप्त रूप से संशोधित या विस्तारित करेगा, क्या यह अध्ययन युक्त उपयोगिता के एक उपकरण का निर्माण या सुधार करेगा, क्या शोध के निष्कर्षों से सर्वोत्तम व्यवहार में कुछ उपयोगी परिवर्तन हो सकता है या नहीं, क्या दूसरों के समस्या के महत्व के बारे में आश्वस्त किया जा सकता है, समस्या व्यापक सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य मुद्दों से संबंधित है, क्या संसाधनों और अन्य सुविधाओं को देखते हुए इसे लागू किया जा सकता है। ये उपरोक्त सवालों के जवाब की समीक्षा की जानी चाहिए और 1 या 2 पैराग्राफ में इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो समस्या के महत्व को सही ठहराते हैं। जो भी प्रश्न अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इन सब का बहुत ही सटीक और बहुत ही ब्रीफ और कंसाइज आंसर होना चाहिए, जो कि हमें अपनी जो इम्पोर्टेंस है इसके महत्व को समझाने में और सुविधा मिलती है। समस्या का विश्लेषण। कई उदाहरणों में एक शोधकर्ता उस समस्या से बहुत परिचित नहीं है जिससे वो निपट रहा है। यह उन लोगों के लिए भी सच हो सकता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन में शामिल है। ये शोधकर्ता, उपयोगकर्ता और कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा समस्या के विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित विश्लेषण का आह्वान करता है।
अनुसंधान के क्षेत्र में सभी समस्याओं को सूचीबद्ध करके मुद्दों को स्पष्ट करें, क्योंकि वे उन्हें समझते हैं। कथित समस्याओं को इस तरह से शब्दांकित किया जाना चाहिए जैसे कि मौजूदा क्या है और अपेक्षित क्या होना चाहिए। स्थितियों के बीच में विसंगति का स्पष्ट होना बहुत अति आवश्यक है। अनुसंधान के फोकस और दायरे से संबंधित निर्णय लेना होगा। एक बार मूल समस्या की पहचान हो जाने के बाद हमें इसे अधिक विस्तृत रूप से वर्णन करने का प्रयास करना चाहिए। समस्या का वितरण, कौन प्रभावित है, कब और कहां। समस्या का आकार और तीव्रता, क्या यह व्यापक है, ये कितना गंभीर है और इसके क्या परिणाम हैं। समस्या का विश्लेषण करते समय विशेष रूप से जोर देने के साथ अनुसंधान के फोकस और दायरे की समीक्षा करना अति महत्वपूर्ण है। कथित समस्या पर एकत्रित की जाने वाली सूचना की उपयोगिता, समय की कमी के संदर्भ में अध्ययन की व्यवहार्यता और जांच के तहत मुद्दे पर वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में अध्ययन की आवश्यकता है। समस्या से जुड़े कारकों की पहचान करना, समस्या और योगदान करने वाले कारकों के बीच में संबंध स्पष्ट करना चाहिए। आपका वैचारिक ढांचा तैयार करने से पहले आपको निम्नलिखित काम विषय वस्तु पे काम करना होगा, जैसे कि अपना विषय चुनें, तय करें कि आपका शोध विषय क्या होगा। विषय आपकी विशेषता के क्षेत्र में होना चाहिए। साहित्य समीक्षा करें। उस विषय पर प्रासंगिक और अपडेट किए गए शोध की समीक्षा करें जिसे आप अपने हाथ में समस्या की जांच के बाद काम करने का निर्णय लेते हैं। अधिमानता सहकर्मी की समीक्षा की और प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिकाओं का उपयोग करें, क्योंकि ये जानकारी के बहुत ही अति विश्वसनीय स्रोत साबित होते हैं। साहित्य समीक्षा, प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा समस्या के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए और तदनुसार योजना को संशोधित करने के लिए शोधकर्ता को प्रेरित और मजबूत करती है। एक साहित्य समीक्षा एक शोधकर्ता को शिक्षित करती है, उसके ज्ञान को बढ़ाती है और उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, जो अंततः एक आकर्षक प्रस्ताव तैयार करने में योगदान होता है। यह अध्ययन के महत्व को स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साहित्य समीक्षा पे हम रोशनी डाल रहे हैं। साथ ही एक अध्ययन के परिणामों को अन्य निष्कर्षों के साथ तुलना करने के लिए एक बेंचमार्क है। ये अन्य अध्ययनों में उपयोग की जाने वाले कार्यप्रणाली की कमजोरी, यदि कोई है, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, उसकी जांच करता है। साहित्य की अच्छी समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी समीक्षा संक्षिप्त रखें, केवल स्रोतों को संदर्भ लें, अन्य अध्ययनों के महत्वपूर्ण परिणामों पर जोर दें, संकेत दें कि आपका अध्ययन अन्य अध्ययनों से कैसे संबंधित है, दूसरों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली की कमजोरी को पहचानें और कहें कि आपका अध्ययन दूसरों के अध्ययन से कैसे अलग है। अध्ययन के लाभ क्या हैं? प्रस्ताव के इस खंड में डेटा के महत्व और तत्कालिका पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए कि प्रस्तावित अध्ययन से क्या लाभ होगा, और इस खंड का वर्णन करने में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रायोजक को समझा सकते हैं कि आपकी योजना इसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। अनुसंधान उद्देश्य पे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह मॉड्यूल प्रस्तावित अनुसंधानों में जो योजना बनाई जा रही है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान प्रस्ताव के एक महत्वपूर्ण खंड का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष रूप से अनुसंधान उद्देश्यों का वर्णन है
कि क्या प्रदर्शन, परीक्षण, मूल्यांकन, पुष्टि या तुलना की जाएगी। ये संवाद है। हम शोध क्यों करते हैं? ऐसे शोध से हम क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? अनुसंधान उद्देश्यों के अलावा सभी प्रस्तावों में जहां भी लागू हो, अनुसंधान प्रश्नों या परिकल्पनाओं का एक औपचारिक और स्पष्ट विवरण होना चाहिए। शोध प्रश्न या परिकल्पना का उपयोग करना है या नहीं, ये शोध के प्रकार पर निर्भर करेगा। व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक शोध में परिकल्पना परीक्षण शामिल नहीं है। ये अंतर्निहित अनुसंधान सवालों पर आधारित होता है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान के सभी प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से परिकल्पना को बताना होगा। कार्यप्रणाली अनुभाग आपकी मूल शोध योजना का वर्णन करता है। इस अनुभाग में 4 व्यापक प्रश्नों को संबोधित करना चाहिए। जहां हमें डाटा एकत्रित करना चाहते हैं, हम उनके नमूनों का चयन कैसे करेंगे और अध्ययन में किन विषयों को शामिल किया जाएगा। ये कवरेज, लक्ष्य जनसंख्या, नमूना डिजाइन को प्रदर्शित करता है। हमारे शोध के उद्देश्यों में निहित शोध सवालों के जवाब देने के लिए हमें क्या जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है? इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हम किस दृष्टिकोण का अनुसरण करेंगे? ये उस शोध डिजाइन को प्रदर्शित करता है जिसे हम नियोजित करना चाहते हैं। हम उन्हें इकट्ठा करने के लिए किन तरीकों और उपकरणों का उपयोग करेंगे? ये डाटा संग्रह तकनीकों और उपकरणों को संदर्भित करता है, जैसे प्रश्नावली, अवलोकन, चेकलिस्ट इत्यादि इत्यादि। जब डिजाइन को अप्रोच करने के लिए एक से अधिक तरीके मौजूद होते हैं, तो उन तरीकों पर चर्चा करें जिन्हें आपने त्याग दिया था और ये बताएं कि आपका चयनित दृष्टिकोण क्यों श्रेष्ठतम है। अपनी कार्यप्रणाली का प्रस्ताव करते समय आपको अन्य कार्यप्रणालियों का पता लगाना चाहिए और उपलब्ध डाटा की व्याख्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक दृष्टिकोण सुझाने के तरीकों के संदर्भ में उन लोगों की तुलना को उजागर करना चाहिए जिसके साथ आप प्रस्ताव रखते हैं। आंकड़न संग्रहण हमारा अगला टॉपिक है। प्रस्ताव में डाटा संग्रह विधियों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ये विधियां साधारण अवलोकन से लेकर बड़े पैमाने पर क्षेत्र सर्वेक्षण तक भिन्न हो सकती हैं। डाटा एकत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट विधि या तरीके काफी हद तक सर्वेक्षण के उद्देश्यों, अनुसंधान डिजाइन और समय, धन और कर्मियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। डाटा के प्रकार में भिन्नता, गुणात्मक और कितनी मात्रा में एकत्रित किए जाने के लिए डाटा संग्रह की विधि को भी बदलती है। डाटा विश्लेषण की योजना। आप उन संभावित सांख्यिकीय परीक्षणों को भी इंगित कर सकते हैं जो आपके द्वारा तैयार की गई शोध परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए डाटा की प्रकृति के आधार पर नियोजित हो सकते हैं। आपको उस डाटा के प्रकार को भी निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिसे आप अनुमान लगा रहे हैं और विश्लेषण की प्रक्रिया में आप जो अस्थायी व्याख्या करेंगे। कार्य योजना। यह खंड प्रस्तावित अध्ययन के काम के समय पर विस्तृत करता है। ऐसे सवालों का जवाब देता है कि कौन क्या करेगा, कब करेगा। ये कार्य योजना में 2 प्रमुख घटक होते हैं, कर्मियों और अनुसूची। कार्य योजना में शामिल प्रमुख मुद्दे हैं प्रारंभिक कार्य, प्रश्नावली विकास, परियोजना कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण और प्रश्नावली का संशोधन। रिपोर्ट लेखन। इनमें से प्रत्येक चरण में एक अनुमानित समय और कर्मियों की आवश्यकता होनी चाहिए। एक चार्ट, जिसे हम गैंट चार्ट के रूप में भी जाना जाता है, इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।
चार्ट एक प्रकार का बार चार्ट है जो प्रोजेक्ट शेड्यूल दिखाता है। गैंट चार्ट एक परियोजना के टर्मिनल तत्वों और सारांश तत्वों की शुरुआत और पूरा होने की तारीखों का वर्णन करता है। विश्लेषण योजना। विश्लेषण योजना को लंबाई में वर्णित किया जाना चाहिए, मीन्स बहुत उसको लेंथ में बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसको लिखना चाहिए। प्रत्येक शोध उद्देश्य और इसलिए शोध प्रश्न को इसके विश्लेषण की आवश्यकता होगी। इस प्रकार शोध प्रश्नों को एक बार में संबोधित किया जाना चाहिए। इसके बाद सांख्यिकीय उपचार के प्रकार, तालिकाओं, सांख्यिकीय परीक्षणों का वर्णन किया जाए जो उस शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया जाएगा। निष्कर्ष। प्रस्ताव में संकेत दिया जाना चाहिए कि शोध के निष्कर्षों के प्रसार की रिपोर्ट और अन्य साधन क्या हैं। रिपोर्ट के प्रकार को आमतौर पर जारी उद्देश्यों के लिए शामिल किए जाते हैं। प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक या मासिक इत्यादि। अंतिम रिपोर्ट, प्रकाशन, संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, नीति निर्माता या कार्यक्रम के साथ चर्चा करें और मुख्य व्यक्तियों की योग्यता पर विचार विमर्श करें। स्कोप और सीमाएं। सभी शोध अध्ययनों में एक दूसरे प्रकार की सीमाएं हैं और एक परिमित गुंजाइश होती है। यदि आप अध्ययन के दौरान किसी भी समस्या का अनुमान लगाते हैं तो इसे छिपाने की कोशिश ना करें। यह नमूना आकार निर्धारण, नमूना नयन और डाटा संग्रह में मध्यवर्ती समस्याओं के साथ डाटा विश्लेषण के लिए प्रश्नावली डिजाइन के साथ शुरू हो सकता है। सीमाएं अक्सर समय और बजट की कमी के कारण लगाई जाती हैं। अध्ययन की सीमाओं को उचित रूप से सूचीबद्ध करें। बताएं कि आप किस सीमा तक मानते हैं कि सीमाएं डाटा की गुणवत्ता को कम कर सकती हैं और इसके लिए आप क्या निष्कर्ष देते हैं। ये दिखावा करने के बजाय कि ये मौजूद नहीं है, इन सीमाओं को पहचानना सबसे अच्छा तरीका होता है। अपने अध्ययन के निष्पादन के दौरान आने वाली किसी भी अभूतपूर्व या स्थितिजन्य कारणों का उल्लेख करने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष रहें। अंतोगत्वा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सारांश पे एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। सफल गुणात्मक अनुसंधान प्रस्तावों को क्षेत्र और विधि के शोधकर्ता के ज्ञान को संप्रेषित करना चाहिए और गुणात्मक डिजाइन के उद्भव प्रकृति को बताना चाहिए। प्रस्ताव में परिशिष्ट की प्रस्तुति के लिए एक तर्कपूर्ण तर्क का पालन करना चाहिए। यस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट to all the participants for their patient listening. I am equally thankful. My heartfelt gratitude and sincere thanks to Professor Sunil Goyal sir, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि रिसर्च के बारे में आप लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी शेयर कर सकूं। उम्मीद है कि मेरी छोटी सी कोशिश, बहुत ही छोटी सी कोशिश, शायद आप लोगों के लिए प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक साबित होगी। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।